आज भूगोल का पहला क्लास है। शब्द आता है भूगोल, बंद करो। भूगोल एक विकासशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था। यानी जब से यह पृथ्वी है, तो देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई है अरबों वर्ष पहले हो गई है, ठीक है। और मानव जो हैं वो लगभग 20 लाख ईस्वी पूर्व से सभ्यता के रूप में रहने लगे हैं। उससे पहले अगर माना जाए तो 4 करोड़ वर्ष पहले से जो है जीव पृथ्वी पर आ चुके थे, ठीक है। तो बहुत पुराना इतिहास है इस पृथ्वी का। लेकिन हम लोग जब से सभ्यता का विकास हुआ है उसके बाद ही जो है हम लोगों ने जो है ज्योग्राफी शब्द दिया, भूगोल की पढ़ाई स्टार्ट हुई या जो भी है, ठीक है। तो भूगोल एक विकासशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था। यानी मनुष्य जब जन्म लिया होगा इस धरातल पे तो वो जरूर सोचता होगा कि ये सन क्या है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, उसके बारे में कल्पना जरूर करता होगा। धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ा और धीरे धीरे हमने क्या किया, उसमें खोज करना शुरू किया। तो नई नई रिसर्च सामने आती है। अभी भी कभी पता चलता है कि कभी किसी ग्रह के पास 80 है, रातों रात बदल के 82 हो जाता है, 85 हो जाता है, किसी का घट जाता है। ग्रह की संख्या हम लोग बचपन में 9 पढ़ा करते थे, अब 8 हो गया है। यानी साइंस क्या हो रहा है, ये विकासशील विज्ञान, यानी कोई इसका अस्थायित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है। हम लोग मैक्सिमम मंगल ग्रह तक गए हैं, जो कि पृथ्वी के बगल का ही ग्रह है मैक्सिमम। उसके आगे अभी तक साइंस या आपका वैज्ञानिक भी आगे नहीं गया। लेकिन हाँ, हम लोग जो है जो भी दूरदर्शी यंत्र के माध्यम से जो भी अध्ययन करते हैं, तो उससे हम लोग जो निष्कर्ष निकालते हैं वो आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आगे जब रिसर्च आगे जाता जाएगा तो उसमें जो है ज्योग्राफी में और भी चीज़ ऐड होते जाएगी। अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अभी ऐड हो रखा है, तो स्पेस के बारे में भी हम लोग उसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले भूगोल एक विकासशील विज्ञान है जिसका अध्ययन उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ हो गया था, परंतु स्वरूप, अध्ययन एवं क्षेत्र, उद्देश्य समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहे। लेकिन इसका जो है विषय का जो साइज है ना, व्यापकता, वो बढ़ते गया। शुरुआत में सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन कोई भूगोल माना जाता है, इसीलिए नाम रखा गया भूगोल। पृथ्वी गोल है, भूगोल भूमि गोल है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ भूगोल में पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सब के बारे में हम लोग, उपग्रह, धूमकेतु, सब के बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। वो पढ़ते हैं साथ साथ हम लोग मानवीय भूगोल भी पढ़ते हैं। मानव पे प्रभाव के बारे में भी पढ़ते हैं, उसके रहन सहन पे, उसके खान पान पे, उसके उद्योग धंधे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। इसीलिए इसकी व्यापकता दिनों दिन बढ़ते जा रही है। जो जो रिसर्च होते जाएगा इसकी व्यापकता बढ़ते जाएगी, ठीक है। भूगोल शब्द लैटिन भाषा ज्योग्राफी से मिलकर बना है। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन ही कुल मिला के क्या कहला गया, ज्योग्राफी। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, सामान्य अर्थों में पूछे तो। अगर गणितीय भूगोल पूछेगा तो इरेटोस्थनीज बोलना है, अगर आधुनिक पूछे तो हमबोल्ट बोलना है, और मानव भूगोल पूछे तो रेडजेल को बोलना है। भूकेंद्रीय स्थिर सिद्धांत प्लेटो या टॉलमी ने दिया था। सूर्य केंद्रीय स्थिर सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने ही बताया था कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और सभी ग्रह उसके चारों परिक्रमा कर रहे हैं। इसीलिए यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कोपरनिकस वाला, किसने बोला कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और सारे ग्रह चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह बात सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा। तो लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कोपरनिकस और केपलर में। केपलर ने जो ग्रह का मोशन है ना, अपने गति से घूमता है, वो बताया था कि सभी ग्रह अपने कक्षा में, दूसरे कक्षा में नहीं जाता है, अपने अपने कक्षा में ही एक निश्चित पाथ पे रोटेट करता है। यह बात केपलर ने बोला था, ठीक है। लेकिन सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, यह बात किसने बोला था, कोपरनिकस ने। इसीलिए यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, सूर्य केंद्रीय स्थिर सिद्धांत किसने दिया और भूकेंद्रीय स्थिर सिद्धांत किसने दिया, और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करते हैं, यह बात किसने कहा, तो यह बात केपलर ने कहा। अब आ जाइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विभिन्न थ्योरी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसमें आता है बिग बैंग थ्योरी, तो महाविस्फोट सिद्धांत।
यानी माना जाता है कभी पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म रूप में था, कभी विखंडित हुआ, विस्फोट हुआ और धीरे धीरे वह बढ़ता जा रहा। अभी भी नासा जो रिसर्च सामने आया 2013 में, वो बोला कि ब्रह्मांड का साइज क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आ जाइए जो महाविस्फोट सिद्धांत है, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, यह किसने दिया है? तो जॉर्ज एब लेमेंटेरे ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया है। ठीक है, किसने दिया है? जॉर्ज एब लेमेंटेरे। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? और यही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे, ठीक है, मान्यता प्राप्त सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। अब आ जाइए भूगोल का वर्गीकरण। भूगोल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो भूगोल का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से मेन रूप से यहाँ पे किया गया है। एक है आपका भौतिक भूगोल, दूसरा है मानवीय भूगोल। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानवीय भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत, नीरज म्यूट कर लो, नीरज चौधरी म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, म्यूट कर लो माइक को। नीरज, चलिए कोई भी लोग माइक अगर म्यूट नहीं करेगा तो साउंड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मानवीय भूगोल और भौतिक भूगोल में क्या डिफरेंस है। मानवीय भूगोल किसको कहते हैं और भौतिक भूगोल किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, चूँकि मानव के क्रियाकलाप, उद्योग धंधा, रहन सहन का जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल के अंतर्गत होता है। लेकिन जब आप ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, ग्रह का अध्ययन करते हैं, नक्षत्र का अध्ययन करते हैं, आकाशगंगा का अध्ययन करते हैं, गैलेक्सी जिसको बोलते हो, वो सब का जब अध्ययन करते हैं तो वो हमारा भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, भौतिक भूगोल में सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, नक्षत्रों से सूर्य की कितनी दूरी है, या नक्षत्र क्या होते हैं, चंद्रमा एवं पृथ्वी का संबंध क्या है। ठीक है, तो आज भी पृथ्वी जो है चंद्रमा के सहारे ही, मतलब चंद्रमा का भी इस पर बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट रहता है पृथ्वी पे। आपका जो प्लानेट का मोशन है, जो गति है, वो भी चंद्रमा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप देखते होंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है, नहीं, तो वो सब भी चंद्रमा पे डिपेंड है। यानी चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है खींच रही है, अपने तरफ खींच रही है पृथ्वी की वस्तुओं को। ठीक है, तो वो सब का भी अध्ययन अब हम लोग जो है इसी भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जैसे निक्षेपण, मृदा का जो है निक्षेपण होते रहता है, अपरदन होता है, बाढ़ आता है, मिट्टी कटाव होता है, हिमानी द्वारा निर्मित भूदृश्य का विश्लेषण, वायुमंडल की दशाएं। अभी जानते हैं मौसम वैज्ञानिक पहले बता देते हैं कि कब वर्षा होने वाला है, तो ये सब भी ज्योग्राफी के अंतर्गत, मौसम ऋतु परिवर्तन का आदि का अध्ययन भी अब ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट है मानव भूगोल, मानव और क्रियाकलाप और वातावरण और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। सिंपल सी बात है, मानव भूगोल में मानव से जुड़ा हुआ, जैसे आप देखते होंगे कि बिहार का अपना एक अलग भोजन है। जैसे भी हम लोग चावल दाल खाए, आप जाइएगा साउथ इंडिया तो वहाँ इडली डोसा खाएगा, सबका अपना अपना भोजन, अपना अपना जो है टेस्ट भी है लोगों का। ठीक है, वहाँ खट्टा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बिहार के लोग खट्टा पसंद नहीं करते हैं, तो वो जलवायु कारक भी होता है। जनसंख्या वृद्धि है, वो जलवायु कारक भी होता है। किसी देश का जनसंख्या बहुत कम है, उसके पीछे वहाँ के आदमी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वहाँ की जलवायु जिम्मेदार होती है, वो भी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो सब का अध्ययन, कहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, कहाँ के लोग काले होंगे, कहाँ के गोरे होंगे, ये सब जलवायु इफेक्ट होता है पृथ्वी पे। ठीक है, कहाँ का लोग लंबा होगा, कहाँ नाटा होगा, ये सारा डिपेंड करता है आपके मौसमी जलवायु पे। ठीक है, तो उसका फिर उद्योग धंधा भी, सब जगह के लोग सब धंधा नहीं कर सकता। जैसे गुजरात में जाइएगा तो वहाँ के लोग वस्त्र उद्योग का काम करेंगे ज़्यादा, बिहार में वस्त्र उद्योग आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कपास उपजता नहीं है, तो हम लोग वस्त्र कैसे बनाएं, नहीं। तो जहाँ पे जो भी वहाँ का कृषि है उससे जुड़ा हुआ वहाँ का उद्योग धंधा भी रहता है, तो वही सब का अध्ययन हम लोग मानवीय भूगोल में करते हैं। अब आज ये भौतिक भूगोल शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड है क्या? अस्तित्ववान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। जो आपको दिख रहा है ना, जो चीज़
और जो नहीं दिख रहा है वो सब ब्रह्मांड के ही पार्ट हैं। जैसे एनर्जी को हम लोग नहीं देख पा रहे, एनर्जी को हम लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन वो भी आपके ब्रह्मांड का ही पार्ट है। आपके अंदर एनर्जी है, आप भोजन लेते हैं, आपके अंदर ताकत बनता है, सूर्य आपको ऊर्जा देती है, आप देखते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन वह भी आपका जो पार्ट है वो आपका ब्रह्मांड का ही पार्ट है। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप ही क्या है? ब्रह्मांड है। जो चीज़ दिखता है वो भी, जो नहीं दिखता है वो भी। यानी आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या दिमाग है, ब्रेन है, मन है, ये सब कहीं ना कहीं ऊर्जा पे डिपेंडेंट है। ये सारे ब्रह्मांड के पार्ट। जहाँ तक आपकी जो मानसिकता जाती है वहाँ तक आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है। ठीक है, तो यहाँ पे अस्तित्वमान द्रव्य, सिंपल सा परिभाषा, अस्तित्वमान द्रव्य जो आप छू सकते हैं, ये सारे द्रव्य पार्टिकल्स जितने भी है, कुर्सी, टेबल, बेंच, पानी, जो भी चीज़ है, सब द्रव्य है। द्रव्य नहीं बोल रहे, ठीक है, लिक्विड वाला द्रव्य, द्रव्य है, पदार्थ है। ठीक है, जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, जैसे एनर्जी है, सन आपको ऊर्जा देता है, आपके शरीर में आत्मा है, कोई देखता है, मरने के बाद क्या निकलता है किसी को पता चलता है, लेकिन वह आदमी उठना बैठना बंद कर देता है, तो कहीं ना कहीं वह एनर्जी का स्वरूप है, तो वो भी ब्रह्मांड का पार्ट है। ठीक है, अब आ जाइए महाविस्फोट सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? महाविस्फोट। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान एवं घनत्व क्या था? अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण उस बिंदु का क्या हुआ? आकस्मिक विस्फोट हुआ। इसी को बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट कहा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा जिनेवा में लॉर्ड हेडन कोलाइड किया गया। 2012 में सुनते होंगे, कहा था वैज्ञानिक दुनिया खत्म हो जाएगा, नहीं, वही प्रयोग के बारे में ही कह रहा था कि यह प्रयोग होगा तो पता चल जाएगा पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और जब होगा तो हो सकता है दूसरा ब्रह्मांड बन जाए या ब्रह्मांड खत्म हो जाए, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। लेकिन वैज्ञानिक इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे कि अपनी संपत्ति, अपना जो है जीवन, उसको ही समाप्त कर लें। ठीक है, तो उन्होंने प्रयोग किया और उसमें एक पार्टिकल्स की खोज भी किया उन्होंने। देखिए क्या है, LHC नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया, और इसी को गॉड पार्टिकल्स कहा गया। यानी पूरे दुनिया का निर्माण यही पार्टिकल से हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। उसमें से आप सोच सकते हैं कि आपका सूर्य भी एक तारा है। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है आप सोच नहीं सकते हैं, आपके कल्पना से बाहर। ठीक है, इसका साइज सर्पिलाकार होता है आकाशगंगा का। पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है उसको मंदाकिनी कहते हैं, या दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, या देवयानी भी कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी वे, मिल्की वे, ये सब नाम पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है उसका। ठीक है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम आकाशगंगा है। आकाशगंगा है तारों का समूह। ठीक है, सर्पिलाकार रहेगा, उसमें तारा बनता भी है, ख़त्म भी होता है। एक आयु होता है हर एक तारे का। सूर्य का भी एक आयु है 5 अरब वर्ष। ठीक है, 5 अरब साल के बाद सूर्य अपने आप धीरे धीरे, जैसे बल्ब जो है या बैटरी डाउन होता है ना, वैसे धीरे धीरे घट के चला जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो, पूरा दुनिया समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो सब सूरज काम नहीं करेगा। चाइना सूरज बना लेगा, वो प्रकृति के सामने वो जो उसका जो है वो हर एक चीज़ बना लिया, वो हर एक चीज़ बना लेता है। लेकिन वो सब जब समय पे आएगा ना, सब कहाँ उतना ही वायरस बनाया था, कहाँ एंटीवायरस बना दिया, उतना लोग मरता चीन में, उतना ही डेवलप था। तो एक छोटा सा तो वो एंटीवायरस बना नहीं पाया। ठीक है, तो प्रकृति के सामने आप प्रकृति को कभी कमज़ोर मत समझिए। ठीक है, यह दुनिया जो चल रहा है, हमारा आपका निर्माण जो हुआ है, एक एक नस भेन सब मिला हुआ एक दूसरे से, अब बहुत ही सेफ्टी ढंग से बनाया गया है नहीं, और एक एक चीज़ पढ़िएगा सब के अंदर संरचना है और एकदम व्यवस्थित रूप में है। ठीक है, तो कहने करते भगवान बहुत सब में देखिएगा, सब में, सबके शरीर में किडनी लीवर सब है, भूलते नहीं है किसमें किसी पे छोड़ दी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। शायद से जो किसी ट्रेबल के कारण हो गया वो उसके माता पे भी डिपेंड कर जाता है, माता पिता। लेकिन जनरली अगर आप प्रकृति देखिए, नेचुरल जो है आपको हर एक चीज़ देता है। ठीक है, बशर्ते आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ, आप उसके साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो आपको हो सकता है उसमें कमी हो जाए। ठीक है, तो कहने का अर्थ है मेरा ये कि आप जितना कल्पना करते हैं वो सारा ब्रह्मांड का पार्ट ही है। आप ब्रह्मांड के बाहर आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप जो भी सोच रहे हैं ये संभव है, इसीलिए आप सोच रहे हैं।
एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम आकाशगंगा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा। सीधे बोले कि आपके निकटतम तारा को क्या नाम है, तो सीधे बोल रहा है सूर्य, क्योंकि सूर्य भी क्या है, तारा है। क्योंकि यह नज़दीक है इसीलिए हमको दिन में दिखता है, बाकी तारे रात को दिखते हैं। ठीक है, सूर्य के रोशनी में हम लोग आ जाते हैं इसलिए दिन हो जाता है। सूर्य भी एक क्या है, तारा ही है। ठीक है, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा है। अब सोच लो ना, एक सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह, उसमें पृथ्वी ऐसा, तो हो सकता है दूसरे सूर्य के पास भी और भी ग्रह होंगे। हम लोग तो अपने सौरमंडल से बाहर ही नहीं गए हैं, सूर्य से बाहर ही नहीं गए हम लोग सौरमंडल के बाहर। अभी तक हम लोग मैक्सिमम मंगल ग्रह गए हैं, उसके आगे हम लोग तो गए ही नहीं हैं। अभी तो हमको नेपच्यून वरुण तक की यात्रा जो है तय करना है। हाँ हाँ बोलो। ठीक करो, ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य को छोड़ करके एक अलग तारा है, पृथ्वी के नज़दीक का सबसे तारा क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत भी है। देखो आज हम लगभग ज्योग्राफी का आधा पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए अगर अच्छे से समझ जाओगे तो देखो कुछ नहीं है, सोशल साइंस में कुछ नहीं है, बस उसको ध्यान से सुनो तुम लोग। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होता है तो पूछ लो। और यही सब क्वेश्चन जब वहाँ आता है तो तुम लोग बौखने लगते हो, रहता कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब तो आसान चीज़ है। मेन लोग फंसता है कहाँ पे, करेंट अफेयर्स में फंस जाता है, तो उसको अपडेट करते रहो। बाकी एस्थेटिक पोर्शन तो जितना पूछ दे उतना अच्छा है। ठीक है, ये एक बार पढ़ लोगे तब सदा के लिए हो जाएगा कि सूर्य के नज़दीक सबसे बुध ग्रह है, सबसे दूर जो है वरुण है। नहीं, पृथ्वी जो है को हरित ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ये पढ़ लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा। एक बार पढ़ो और ज़िंदगी भर नॉलेज रहता है। ठीक है, तो बस एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब पढ़ाई को मजाक करोगे तो फिर मजाक में ज़िंदगी कटेगा। देखो यही उम्र है तुम्हारे पास 2-4 साल जो बचा हुआ है, तुमको लग रहा होगा ना कि भर जिंदगी पढ़ने के लिए है, तो तुम आसपास के आदमी को देख लो, 2 साल और पढ़ लो तुम लोग। इंटर ग्रेजुएशन के बीच में जो टाइम मिलता है वही पढ़ने का टाइम होता है असली। उसी में जिसको बनना होगा बन जाएगा, नहीं तो जिसको खराब होना है खराब हो जाएगा। और ये जो 3 साल जो तुम लोग इधर उधर व्यतीत करते हो, या तुमको लगता है कि अभी हम बच्चे हैं, तो तुम सयाना भी हो जाओगे और बूढ़े भी हो जाओगे तुरंत, देखते देखते। इसीलिए सीरियस रहो। अब बचकाना हरकत जो भी किया इंटर तक किया, अब उस सबको भूल जाओ, अब सीरियस बनो, तभी समाज में प्रतिष्ठा या नाम होगा। नहीं तो लोग तुमको कोई पूछने वाला आज नहीं है, आज के डेट में कोई किसी, जान लीजिए। हाँ, बातचीत मत करो इतना, इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग खुद डिस्टर्ब हो रहे हो। ठीक है, हमारा नज़र सब पे रहता है। तुम जो सामने बैठा हुआ आदमी है ना, तुम नहीं जानते होता। ठीक है, हमारा नज़र सब पे रहता है, कौन पढ़ने आता है, कौन क्या करने आ रहा है, क्या है नहीं, हम सब जानते रहते हैं। पढ़ाई कीजिए, पढ़ने आए, मेहनत कीजिए, ज़िंदगी में सफल बनाइए, ज़िंदगी को सफल होगी। ठीक है, बाकी पूरा उम्र करना जो करना है, कोई थोड़े रोकने वाला, कोई कहने वाला भी नहीं होता है। आज के डेट में तो कोई समझाने वाला नहीं है किसी को। अगर तुमको कोई समझाने वाला है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, इस बात को जानो। तुमको अगर कोई अपने तुम्हारा जो कमी है उसको अगर कोई बता रहा है ना, तो ये सोच लीजिए आप लक्की हैं। नहीं तो बताता कहाँ है। तुम गलत भी करो ना, बगल वाला कहेगा हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जान रहा है कि गलत कर रहा है, फिर भी आपको बढ़ा चढ़ा करके वो खराब कर देगा। ठीक है, इसीलिए अगर हम तुमको कुछ बोलते हैं तो बुरा लगेगा अभी, लेकिन तुम्हारे लिए बोल इतना जान। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है ना तो आपके लिए बोल रहा है, हमको क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, हमारे सौरमंडल एक चैप्टर हो गया आपका ज्योग्राफी का। हमारे सौरमंडल में सूर्य ग्रह, उपग्रह, तारे और उल्का पिंड शामिल हैं। उल्का पिंड जानते ही होंगे क्या होता है उल्का पिंड। हाँ, जो कभी क्या होता है कि कोई ग्रह का छोटा सा टुकड़ा जब वायुमंडल में आता है ना तो वो घर्षण करके जलता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोल देते हैं। और ग्रह तो जानते ही हो, सूर्य के चारों ओर जो भी प्लैनेट्स ग्रह घूमते रहते हैं। उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उनको अपना रोशनी नहीं होता है, चंद्रमा को अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी पे ही चमकता है। ठीक है, तो सभी ग्रह के पास उपग्रह भी नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा सूर्य के जो नज़दीक ग्रह हैं, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल से शुरू होता है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस, डीमोस। ठीक है, पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, चंद्रमा। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में क्या है, सूर्य है। और यही सिद्धांत किसने कहा था, कोपर्निकस ने कहा था।
सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी ग्रह की संख्या है? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आप देख रहे हैं ना, जो लिखा हुआ है वो सीरियली लिखा हुआ है। सबसे नजदीक बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। कभी वो भी ग्रह होगा लेकिन विस्फोट के कारण किसी कारण से वो टूट गया, छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ। क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में है? बृहस्पति और मंगल के बीच में। ठीक है, अगर पूछेगा कि पृथ्वी जो है सूर्य से कितनी दूरी पर है, कि मतलब कितने नंबर पे है दूरी के हिसाब से, तो तीसरे नंबर पे है, और साइज के हिसाब से 5वें नंबर पे। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे हल्का ग्रह, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पिछले बार पूछा था, जिसको पानी में रख दिया जाए तो तैरने लगेगा। हाँ, शनि। सबसे हल्का ग्रह, गैस का गोला भी कहा जाता है उसको। उल्टा ग्रह किसको कहा जाता है? दिखने में उल्टा प्रतीत होता है, लेटा हुआ प्रतीत होता है। अरुण, अरुण को यूरेनस, वह क्या होता है? लेटा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि अपने अक्ष पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। हरित ग्रह, ग्रीन प्लानेट किसको कहा जाता है? अर्थ को। ठीक है, उसके बाद नीला ग्रह भी पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि बाहर से दिखने पर पृथ्वी नीला दिखता है। ठीक है, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, फेरस ऑक्साइड के कारण, क्योंकि वहाँ पे फेरस ऑक्साइड ज़्यादा है, जिस कारण से वो लाल दिखता है। ठीक है, तो ये सब आपको पीला दिखने में आपका बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, सैटर्न। तो चलिए, यहाँ पे है बृहस्पति जो चक्कर लगाता है लगभग 12 वर्ष में, और इसके पास अभी वर्तमान में 79 उपग्रह। पहले बृहस्पति के पास ही सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी नया रिसर्च हुआ है पिछले साल, उसमें जो है शनि को सबसे ज़्यादा बताया गया। शनि के पास 82 उपग्रह। कितने उपग्रह हैं? 82। ठीक है, टाइटेनिक उसका सबसे बड़ा उपग्रह है, किसका? शनि का। और जो है आपका बृहस्पति का गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध जो है मात्र 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, चूंकि सबसे नजदीक का ग्रह है, और सबसे ज़्यादा तापांतर यहीं पाया जाता है। तापांतर मतलब दिन में ज़्यादा गर्मी, रात को ज़्यादा ठंडी, वह बुध ग्रह पे होता है। लगभग 600 कुछ डिग्री के आसपास उसका दैनिक तापांतर है। ठीक है, मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी 365 दिन में। ठीक है, ये सब जो लगातार, ये परिक्रमण काल बोलते हैं, परिक्रमण काल। एक होता है घूर्णन गति, जो अपने अक्ष पे घूमना हो गया, परिभ्रमण या घूर्णन, अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है उसको बोलते हैं घूर्णन। ठीक है, और वह मात्र पृथ्वी कितने घंटे में कर लेता है? 24 घंटे 6 मिनट के आसपास में वो घूम जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 365 दिन, 6 घंटे। वही 6 घंटा 4 वर्ष में 24 घंटा हो जाता है और लीप वर्ष बन जाता है। और चौथा साल आपका लीप वर्ष होता है 366 दिन का, जिसमें फरवरी 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, शनि 29.46 वर्ष में चक्कर लगाता है, 82 उपग्रह। यह क्वेश्चन अभी बहुत बार पूछा गया, बहुत कंपटीशन में, चूंकि यह बदल गया इसीलिए बार बार पूछ रहा है। अभी सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है, कितना है? 82। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं, प्यार की देवी भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र। अब कहिएगा सूर्य के नज़दीक बुध है और गर्म कैसे हो गया शुक्र? हाँ, चूंकि क्या होता है, देखो, अब डेगची में चढ़ाओ चावल और कुकर में चढ़ाओ चावल, किसमें पहले बनेगा? कुकर में बनेगा, लेकिन टेम्परेचर दोनों को बराबर ही दिए। कहने का अर्थ गर्म ज़्यादा कौन हो गया? कुकर, अंदर में। इसलिए हो गया कि जो गैस आया उसमें जो बना वो बाहर निकल नहीं पाया, और वो क्या किया? वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा दिया। उसी प्रकार से शुक्र ग्रह पे मीथेन गैस का बादल है, वो क्या करता है कि बाहर गैस को जाने नहीं देता है। जो पाराबैंगनी किरण उसके सतह पे आती होगी, जो रे है, वो रिटर्न होकर के बाहर नहीं जाती है। जैसे ठंडे मुल्कों में जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट करा करके क्या किया जाता है? सब्जी उपजाया जाता है, क्योंकि सब्जी उपजाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, धूप होगा तभी सब्जी हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं होगा, आप ठंडे मुल्क में आप धूप निकल नहीं रहा है या कम हो रहा है, तो उस केस में सब्जी कैसे होगा? तो वो लोग एक ग्लास का घर बनाता है, उसमें क्या होता है कि जब लाइट आता है तो वो अंदर में फिर बाहर निकल नहीं पाता है, तो अंदर का माहौल गर्म किए रहता है, जिस कारण से वो सब्जी हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। इसके कारण पृथ्वी का नुकसान भी होता है। जैसे पृथ्वी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, या सामान्य सी बात देखो, जब वर्षा का मौसम होता है तो गर्मी आपको ज़्यादा अनुभव होगा। ऐसा इसलिए होता है, जो पृथ्वी पर टेम्परेचर आया वह फिर वायुमंडल में बाहर जा नहीं पाया, क्योंकि बादल उसको रिटर्न भेज दिया फिर। तो क्या होता है कि गर्मी का मौसम जब वर्षा नहीं होगा तो आपको अंदर से बेचैनी रहेगा, नहीं, गर्मी चूंकि उस समय ज़्यादा होता है। तो यही इफेक्ट कहाँ पे हो जाता है? शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पे जो मीथेन गैस का बादल है
वो जब टेम्परेचर उसके सतह का गर्म होता होगा तो वो बाहर निकलने उस गर्मी को नहीं देता है, जिस कारण से वो गैस चैम्बर की तरह काम करता है, गैस चैम्बर बना देता है शुक्र ग्रह। इसीलिए उसको सबसे गर्म ग्रह कहा गया है शुक्र ग्रह। चमकीला भी सबसे ज़्यादा शुक्र ही। अरुण और वरुण, अरुण सबसे जो है 84.1 वर्ष में चक्कर लगाया, ये तो 164 में, यानी आपके आयु पार कर देगा। यानी एक चक्कर लगाते लगाते वरुण आप 2 बार पृथ्वी पे आ जाइएगा जन्म लेकर। 164 वर्ष आपका समान आयु 80 वर्ष, वो भी एक्सरसाइज करते रहिएगा तब, नहीं तो 65-70 में भी चल जा सकते। ठीक है, चलिए एगो अभी मरे हैं ना वो शंकराचार्य, नहीं क्या नाम है, सरस्वती कौन है, एक नहीं मरे अभी जो हिंदू के हैं, अरे अभी शंकराचार्य होते हैं ना हिंदू के जो मठाधीश होते हैं, अभी मरे हैं ना, क्या तो नाम है आज, वो 99 साल के थे। तो बता रहे थे 99 साल कैसे बचे वो, जबकि बहुत मोटे तगड़े हैं। ठीक है, वो बता रहा था वो एक ही बार भोजन करते थे दिन में। ठीक है, दोबारा भोजन नहीं करते थे, और 99 साल में रहे, जीवन है शुरू से, अब तपस्वी है अपना, जबकि शरीर मतलब बहुत भारी देखते हैं, मोटा है, लेकिन फिर भी अंदर से वो फिट थे। ठीक है, देखो आदमी अगर ढंग से शरीर को चला, देखो वो तो डिपेंड कर, आप बाइक खरीदो वो तो तुम पे डिपेंड करता है इसको कितना दिन तक हम चलाएंगे। सिंपल सी बात है, शरीर भी क्या है, मानव भी एक मशीन है, आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना दिन तक चलाइएगा। डेली खूब यूज कीजिएगा तो जल्दी खत्म होगा। गाड़ी है, अब हर दिन में जाइएगा पटना आइएगा तो हो सकता है 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। घर में रखे रहिएगा, कभी कभी निकालिएगा, हो सकता है 20 साल तक भी आपका चलेगा नहीं। चलिए, तो बहुत लंबा टाइम लेता है वरुण, 164 साल में एक चक्कर लगाएगा सूर्य का। ठीक है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति पे छोटे छोटे धब्बे हैं, छोटे छोटे लाल रंग के क्या हैं, धब्बे। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। अभी उत्तराखंड में एक जो है लिक्विड वाला दूरबीन लगा है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो एकदम नज़दीक का सीन ले लेता है, सूर्य तक पहुंच जाता है। उसका इतना उसमें मतलब पावर है उस दूरबीन में कि सूर्य का जो पिक्चर लेता है एकदम नज़दीक का, कैसे आग का जो है वहाँ पे तूफान चल रहा है, सौर तूफान अभी उठा हुआ है सूरज में, वो सब अच्छे से दिख जाता है उसमें। और ये सब ग्रह तो बहुत क्लियर दिखता है। ठीक है, उत्तराखंड भारत एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन है, उत्तराखंड में लगाया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हाँ दूरबीन से आप देख सकते, प्लानिट को देखता है वो लोग, रिसर्च जो करता है ऐसे थोड़े करता है, यहाँ से थोड़े दिखेगा, खुले आँख से देख पाओगे नहीं देख पाओगे। शुक्र ग्रह कभी कभी दिख जाता है सांझ का समय में या सुबह के समय में, अगर गौर करोगे तब। ठीक है, तो वो लोग तो देखता है, जो भूगोल शास्त्री हैं, जो ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, रिसर्च सेंटर है, वो लोग का तो वही काम ही है। ठीक है, हम लोग को तो कंपटीशन पास करना इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये भी पढ़ना, जो ये जानकारी रखना तो मुश्किल बात है। नहीं, हम लोग का लिए सब जानकारी रखना, तो बहुत कम ही लोग हैं जो विद्वान बनने के लिए या जानकारी रखने के लिए पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम लोग पहले आते हैं तो पूछते कितना दिन में नौकरी हो जाएगा, हम कहते वो आप पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, वो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कितना पढ़ते हैं। हम तो पढ़ाएंगे, अगर हम कहता है 1 घंटा, हम 1 घंटा ठीक से पढ़ा देंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, दूसरा दिन तुम आना बंद कर दो। ठीक है, 1 घंटा काफ़ी होता है हम लोग के लिए। ठीक है, 1 घंटा पूरा ज्योग्राफी हम पढ़ा के निकल जाएंगे, अब पूरा हिस्ट्री पढ़ने वाला न होना चाहिए। तो तुम्हारे अंदर क्या कैपेसिटी है लेने का, हमको कहोगे तो हम बहुत कुछ पढ़ा देंगे 1 घंटा, हम लोग का 1 घंटा बहुत होता है। दिन काटना चाहेंगे तो 1 घंटा में कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हारा 2nd चैप्टर है ईश्वर मंडल कंप्लीट होने पर, मेन चीज़ बता दिए, तुम देख लो, अब जाकर लुसेंट बनाना सब बन जाएगा। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति है। भोर का तारा किसको बोलते हैं, तुम लोग खूब, पृथ्वी की बहन, जो पृथ्वी के साइज में है, कौन है वो, शुक्र ग्रह, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह क्या है, शुक्र है। और उसको प्यार की देवी भी कहा जाता है। पंडित जी के पास जाओगे, ज्योतिषाचार्य के पास, जब शुक्र ग्रह का प्रभाव रहेगा तभी कहेगा लगन है इसमें, नहीं तो कहेगा अभी लगन नहीं है, 2 साल रुक जाइए, नहीं तभी शनि ग्रह का प्रभाव हो जाएगा नहीं। तो जाते हैं लोग पंडित जी के पास, दिखाने जाते हैं ना कि लगन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा देखिए कुंडली। तो देखो जो ज्योतिष मानते हैं उसके लिए सब सही है। ठीक है, होता होगा, इसीलिए इसको प्यार की देवी भी कहा गया। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है, आयरन ऑक्साइड के कारण
सबसे बड़ा ग्रह बता दिए, सबसे छोटा ग्रह आप लोग खुद बताइए। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, सूर्य के निकट का ग्रह, सूर्य के निकट का ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण, उसके बाद है सबसे ठंडा ग्रह वरुण, जो दूर होगा तो ठंडा होगा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, किस कारण से? मीथेन गैस की प्रचुरता के कारण से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है गैनीमेड, क्या है? गैनीमेड। और किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। सब कुछ बता दिए। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, किसका है? मंगल का। और नीला ग्रह किसको कहा गया है? पृथ्वी को। हरित ग्रह किसको कहा गया है? पृथ्वी को। और ग्रीन प्लैनेट और कजली कलर का दिखता है आपका वरुण, ठीक है, कजली कलर का दिखता है वरुण। या हरा ग्रह पूछे सीधे तो वरुण मारना, हरित ग्रह पूछे तब मारना पृथ्वी, कंफ्यूजन करा देगा। अगर लेटा हुआ ग्रह पूछे तब अरुण मारना। आकार की दृष्टि से बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे छोटा कौन है? बुध। अब आ जाइए, पृथ्वी और जो है सूर्य के बीच की दूरी है, ये सब कहीं पूछा नहीं है, ना पूछेगा। बस रासायनिक संगठन जान लीजिए। हाइड्रोजन 71% है, सूर्य में क्या है? 71% हाइड्रोजन है और लगभग 26.5% हीलियम है। वहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, यानी दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एनर्जी मुक्त करते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब आ जाइए पृथ्वी। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में जान ही रहे। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। कई बार बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को समय कितना लगता है। पृथ्वी का परिक्रमण अवधि आपको पता ही है, और पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन अवधि 23 घंटा 56 मिनट है। पृथ्वी का उपग्रह है एक चंद्रमा, एक ही उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा जो है परिक्रमण काल है 27 दिन 7 घंटा में, लगभग 28 दिन, ठीक है, याद रखिएगा। और चंद्रमा पे वायुमंडल है? नहीं है। इसीलिए अगर चंद्रमा पे कोई आदमी एक दूसरे को बोलेगा तो कोई सुनेगा नहीं। अगर चंद्रमा पे चले जाइए एक दूसरे को कुछ भी बोलिएगा तो वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं, आप सुनिएगा ही, चूंकि वायुमंडल है ही नहीं। और पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड, ठीक है। अब आ जाइए बुध ग्रह। अब सब ग्रह के बारे में वही सब चीज चर्चा है, उसको तेजी से हम लोग पढ़ लेते हैं। नहीं, 13 सेकेंड, 1.3, 1 सेकेंड थोड़ा ही का नहीं, ये हो गया 1 मिनट 3 सेकेंड लगेगा, 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है, ठीक है। 1.3 सेकेंड, 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 मिनट 3 सेकेंड। अब आ जाइए बुध, ठीक है, मरकरी। यह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है और यह सबसे छोटा है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण होता है चुंबकीय क्षेत्र का होना। कई बार पूछेगा कौन सा ग्रह के पास चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो किसके पास है? बुध ग्रह के पास है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, मात्र कितना दिन में कर लेता है? 88 दिन में। अब आ जाइए शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह, इसीलिए तो इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और देखने में भी पृथ्वी जैसा ही है, पृथ्वी के साइज में बराबर ही है लगभग, इसीलिए जुड़वा बहन भी कहते हैं इसको। यह सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है। मीथेन गैस की प्रचुरता के कारण यह गर्म है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, प्यार की देवी आदि नामों से जाना जाता है। देखिए, 2 ग्रह उल्टा घूमता है, वह पूरब से पश्चिम घूमता है, बाकी जितने भी ग्रह हैं सब पश्चिम से पूरब घूमते हैं, इसीलिए सूर्योदय पूरब में होता है। अगर पूछे पृथ्वी किधर से किधर घूमता है, याद रखिएगा पश्चिम से पूरब। और शुक्र और अरुण किधर से किधर घूमते हैं? पूरब से पश्चिम, इसलिए वहाँ सूर्योदय होगा आपका पश्चिम में और सूर्यास्त होगा पूरब में। कहाँ? शुक्र और अरुण पे उल्टा घूमने वाला 2 ग्रह है, एक शुक्र और दूसरा अरुण। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमता है। आप लोग को लगता होगा सूर्योदय पूरब में होता है तो पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमता, नहीं, उसका उल्टा है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता है, इसीलिए सूर्योदय आपका पूरब में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब आ जाइए, चलिए बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, रंग में दिखने में पीला है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल ग्रह लाल है, किस कारण से? फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी लिखा रह सकता है। फेरस को ही आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। अयस्क है
इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का डिमोस ही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी याद रखिएगा ओलिपस मेसी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पे है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का, पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। वो नेपाल में है, ठीक है, वो भी इंडिया में नहीं है। कई लोग भारत मार दो, नेपाल में है वो, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे है, वो सबसे ऊंचा है मंगल ग्रह, ठीक है। अब आ जाइए शनि ग्रह। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसकी विशेषता इसके चारों ओर वलय का होना। 7 वलय है जो इसके चारों ओर, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, 7 वलय है, ठीक है, जो इसको विशेष लुक देता है। ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है शनि ग्रह, ठीक है। क्या हुआ? चलिए शनि हो गया। अब अरुण पे आ जाइए। अरुण के बारे में जानिए, यह अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की तरह घूमता है, तो इसीलिए यह 2 ग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन कौन सा? एक अरुण और दूसरा शुक्र। यह सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ मालूम होता है, ठीक है। तो लेटा हुआ ग्रह पूछेगा तो क्या बोलेंगे? अरुण, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अब आ जाइए सबसे अंतिम ग्रह वरुण। यह रंग में हरा कलर का दिखता है, ठीक है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्रिटोन प्रमुख है। पृथ्वी सबसे अजूबा ग्रह, नहीं अद्भुत ग्रह, जहाँ पे जीवन मात्र पृथ्वी पे ही संभव है। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह। क्या सबसे बड़ा ग्रह है? 5वां। यह नीला दिखता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। हरित ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है, और इसका एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। अब आ जाइए भौगोलिक शब्दावली। पृथ्वी का परिभ्रमण और घूर्णन गति जिसको बोलते हो, ठीक है, और परिक्रमण गति। तो एक वार्षिक गति होता है, एक दैनिक गति होता है। दैनिक गति के कारण क्या होगा? दिन और रात। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है ना, लट्टू की तरह, लट्टू जैसे घुमाते हो उस तरीका से घूमता है, उसको घूर्णन बोलते हैं। और सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसको परिक्रमण बोलते हैं, परिक्रमा काल बोलते हैं। जैसे आप लोग कभी पूजा पाठ करने जाते हो मंदिर में तो चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, वो परिक्रमण हुआ। यानी वो 365 दिन में, पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। लेकिन अपने अक्ष पे 24 घंटा, लगभग 23 घंटा 56 मिनट में वो अपने अक्ष पे घूम जाती है, इसलिए घूर्णन गति होती है। तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है? आपका दिन और रात होगा। दिन और रात किस गति के कारण होगा? 24 घंटा जो होता है घूर्णन गति के कारण। लेकिन अगर पूछेगा दिन और रात छोटा बड़ा होना किस पे डिपेंड करता है, तो वो परिक्रमण काल पे डिपेंड करता है, वार्षिक गति पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? दिन रात छोटा बड़ा होना परिक्रमण गति पे डिपेंड करता है, जो 365 दिन में घूमता है। लेकिन दिन रात होना वो डिपेंड करता है किस पे? घूर्णन गति पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पे, गोलाकार मार्ग नहीं, अंडाकार है, वलयाकार मार्ग पे घूमती है, ठीक है। और पृथ्वी भी पूर्ण गोलाकार नहीं है। पृथ्वी का साइज जो है ना, वो नारंगी की तरह गोल है, ऊपर और नीचे चिपटा हुआ है। जैसे नारंगी देखते हैं ना, ऊपर नीचे चिपटा रहता है, थोड़ा उस तरीका से है। इसे वार्षिक परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। वार्षिक गति के कारण क्या होता है? दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। मौसम परिवर्तन किस कारण से होगा? साल परिवर्तन किस कारण से होगा? सारे वार्षिक गति से होंगे, इसीलिए तो वार्षिक गति बोलते हैं, वर्ष परिवर्तन। मौसम परिवर्तन हो, कभी ठंडा कभी गर्मी, ये किस कारण से होगा? परिक्रमण गति के कारण। जो देखो पृथ्वी क्या झुका हुआ है, 23 डिग्री से झुका हुआ है ना, और इसको झुका के कौन रखा है पता है? चंद्रमा। चंद्रमा अपने अट्रैक्शन फोर्स से उसको झुका कर रखते हैं, ठीक है। अगर चंद्रमा अगर हटा दिया जाए ना सिर्फ, तो आपका मौसम परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, आपका बहुत सारा चीज़ चेंज हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा को बनाया गया है साथ साथ, चलो तुम भी घूम, कितना सुंदर डिजाइन किया गया है। नहीं, प्रकृति ने बहुत ढंग से हर एक चीज़ को डिजाइन किया है, ठीक है। एक भी सिस्टम में एरर अगर कर दोगे ना, तो फिर सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।